हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का आपका जो एग्जाम होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को, उसके लिए 30 प्रश्न जीके के। तो आज की क्लास में देखिए आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पॉलिटी से मिलेंगे, इकोनॉमी से मिलेंगे, साइंस से मिलेंगे। यानी आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अब प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कालीबंगा, आजमगढ़, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। पूछा जा रहा है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा हम सब पढ़ चुके हैं कि यहाँ से बहुत सारी चीजें भी मिली हैं। लेकिन जो आपका आजमगढ़ है ये सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं। ये क्या है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है और सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थलों में ये नहीं आता। तो फर्स्ट में आपका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, आजमगढ़। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसने उसका नाम क्या रखा था, दौलताबाद रखा था। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र कौन था। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जो मुगल सम्राट जहांगीर है वो किसका पुत्र था। देखिए क्या लिखा है, मुगल सम्राट जहांगीर, फिर कॉमा डैश का पुत्र था, यानी पूछा जा रहा है इसके पिता का नाम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सही होगा, अकबर सही होगा। जहांगीर के पिता का नाम क्या था, अकबर था। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कब हुई थी, 1893 में हुई थी। क्या था, विश्व की धर्म संघीय संसद थी, यानी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, स्वामी विवेकानंद कर रहे थे। और ये सम्मेलन जो था वो शिकागो में संपन्न हुआ था। शिकागो मतलब अमेरिका में संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहां पर मदरसे की स्थापना की। कलकत्ता में उन्होंने मदरसे की स्थापना की थी। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। और उनकी रचना जो थी गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है जिसका क्या नाम है, गीतांजलि। इसके लिए उन्हें क्या मिला था, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था। वो लागू किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या था, खादी, पहिया, नमक या फिर धागा। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खादी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अगला है प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन में क्या क्या है, चीन, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से होकर प्रवाहित नहीं होती। चीन, बांग्लादेश, भारत सबसे होकर बहती है लेकिन नेपाल से होकर नहीं बहती है वो। प्रश्न नंबर 12 में पूछा जा रहा है लू या गर्मी के मौसम के दौरान कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। पूछा जा रहा है कि जो लू है वो
गर्मी के मौसम में आप देखते होंगे ना, बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो है लू। पूछा जा रहा है कि ये गर्मी के मौसम के दौरान डैश में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? वो स्थित है असम में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं, भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। वर्ष 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और जब 2004 में सुनामी आई तो उसके बाद ये जलमग्न हो गया था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो खेती होती है वो चावल की खेती होती है, और सबसे ज्यादा चावल की खेती कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। और इसके बाद चावल के बाद फिर गेहूं की खेती होती है सबसे ज्यादा। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता और अधिकतम आर्थिक सहायता यानी जो सब्सिडी है उसकी धनराशि कितनी है? उसकी धनराशि है 7500 रुपए यानी 7500 रुपए है। अगला प्रश्न नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है सहकारी समिति के गठन के लिए? मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके गठन के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। इसमें क्या सम्मिलित होता है? पूंजी खपत भत्ता सम्मिलित होता है। इकोनॉमी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, पूंजी खपत भत्ता। प्रश्न नंबर 19 में देखिए पूछा जा रहा है कि वर्ष 1965 में किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? ये प्रश्न हम लोग जो है पिछली प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें आपका सही होगा धान के लिए। सबसे पहले किसके लिए जो एमएसपी जो है घोषित किया गया? वो धान के लिए घोषित किया गया था 1965 में। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है, किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? तो है माली। जो देश है माली, इसकी जो है प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है। और प्रजनन दर होती क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है बालकों की वह संख्या जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होती है। तो सबसे ज्यादा प्रजनन दर किसकी है? जो एक अफ्रीकी देश है माली। माली क्या है? एक अफ्रीकी देश है। इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रजनन दर है। प्रश्न नंबर 21 है, 92 संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो वो थी कन्नड़। क्या सही है? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 में पूछा जा रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? अब क्या पूछा है? कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या पूछा जा रहा है? सही है क्या नहीं? तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा तथ्य है जो सत्य नहीं है। किसके बारे में? मुख्यमंत्री के बारे में। तो पढ़ लेते हैं। पहला है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। तो 22 में आपका पहला ही जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो पद है वो केंद्र में राष्ट्रपति के समरूप नहीं होता। तो 22 में आपका क्या गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो वो 6 माह का हो सकता है। प्रश्न नंबर 24 में पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो वो 12 को किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? तो किस देश के संविधान से प्रेरित था मौलिक अधिकार को पारित करने का विचार? अमेरिका के संविधान से प्रेरित था। प्रश्न नंबर 26 से पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
प्रकाश के अवशोषण के लिए क्या जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार होता है? क्लोरोफिल जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 27 है कि एंजियोप्लास्टी साफ करने की एक प्रक्रिया है। एंजियोप्लास्टी किस चीज की प्रक्रिया है? अवरुद्ध हृदय धमनियों को साफ करने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? एंजियोप्लास्टी कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशमकों में प्रयुक्त होता है। कौन से अग्निशमकों में प्रयुक्त होता है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए NaHCO3 में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ये यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 29 में पूछा जा रहा है एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति क्या कहलाती है? वो कहलाती है विद्युत कण संचलन कहलाती है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का प्रकाश है। क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सौर भट्टी को बड़े अवतल परावर्तक के फोकस पर रखा जाता है। अवतल परावर्तक सूर्य की जो ऊष्मा है किरणों को भट्टी पर फोकस करता है, जिसके कारण सौर भट्टी गर्म हो जाती है और इस भट्टी में स्टील को भी पिघलाया जा सकता है। तो देखिए इस तरह हमारी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत ही कम दिन बचे हैं, बिना परेशान हुए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।